अच्छा, अब जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है हमारा स्टेप एक्विजिशन। अच्छा, अब हम लोगों ने हमेशा से ये पढ़ते हुए आए थे F3 F7 से कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन क्या हो रही है भाई? हम किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बाद हमें 50% कंट्रोल आ जाता है और हम उसको कंसोलिडेट कर देते हैं। लेकिन हमने कभी भी अब तक ये नहीं पढ़ा था कि हम लोग, जैसे कि हमारी उस कंपनी में पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी, अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वो हमारी सब्सिडरी बन गई है। इसी तरह हमने ये नहीं पढ़ा था यार, वो ऑलरेडी हमने ये तो पढ़ा था यार, एक कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करके उसको एसोसिएट बना लिया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कभी कि उस एसोसिएट कंपनी में मज़ीद इन्वेस्टमेंट बना के उसको अपनी सब्सिडरी बना दी है। इसी तरह हम लोगों ने ये पढ़ा था, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा था कि उसमें जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसको एसोसिएट बना लिया है। इसी तरह हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि भाई हम लोगों ने कोई ऑलरेडी सब्सिडरी है और उसको मज़ीद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके सब्सिडरी टू सब्सिडरी ही हो गई है वो। तो अब हमें ये देखना है कि ये चीज़ कब हो रही होती है और उसके अंदर हमें फिर क्या कैलकुलेशन करनी होगी और किस तरह कंसोलिडेट करना होगा। जैसे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी एक कंपनी के अंदर, ठीक है, 10% कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। अब 10% जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा एक फाइनेंशियल एसेट है, जो कि अंडर IFRS 9 डील हो रहा होता है एज अ फाइनेंशियल एसेट। अब हम फाइनेंशियल एसेट से जंप लगा के IFRS 3 बिजनेस कंबाइनेशन में आ रहे होते हैं। तो वो कैसे होगा? जब हम इस कंपनी के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट बन जाए, फॉर एग्जांपल हमने अब तो ओवरऑल टोटल 80% इन्वेस्टमेंट कर दी, तो जब 80% इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। इसी तरह कोई कंपनी के अंदर हमारी ऑलरेडी 30% इन्वेस्टमेंट थी, जिसको हम वन लाइन आइटम एज एक्विटी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर IFRS 3 अंडर IFRS 10 उसको अपनी बुक्स के अंदर शो करते थे। अब उसी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करके फॉर एग्जांपल उसको 80% टोटल इन्वेस्टमेंट बना के सब्सिडरी बना ली है। इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 10% की, उसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके हमने उसको 30% बना लिया है। इसी तरह कोई हमारी सब्सिडरी थी 60%, उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके उसको 80% बना लिया। तो कैलकुलेशन किस में आ रही होगी? जो बेसिक कैलकुलेशन जिसमें स्टेप एक्विजिशन हो रही है, हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब इन दिस केस सब्सिडरी टू सब्सिडरी के अंदर कोई स्टेप एक्विजिशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कोई स्टेप आगे नहीं ले रहे, हम जिस दर थे अभी भी वहीं आ गए। पहले 60% थी, अब 80% हो गई। इसकी वजह से हमारे ऊपर कोई, हमारी कंसोलिडेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि पहले भी सब्सिडरी थी, अब भी सब्सिडरी है, पहले भी कंट्रोल था, अब भी कंट्रोल है, पहले भी कंसोलिडेट कर रहे थे, अब भी कंसोलिडेट कर रहे। तो इन दिस केस यहाँ पे कोई स्टेप एक्विजिशन नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे हमारा कोई स्टेटस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सब्सिडरी पहले भी थी अब भी है। स्टेप एक्विजिशन वहाँ आ रही होगी जहाँ हमारा कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा होगा। स्टेटस चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी में आ गए, तो हमें पूरी कंसोलिडेट करनी होगी। एसोसिएट थी, वो सब्सिडरी बन गई, पूरी कंसोलिडेट करनी पड़ी थी। पहले इन्वेस्टमेंट थी, अब वो हमारा एसोसिएट बन गया, उसको वन लाइन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो एक स्टेप हम अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से आगे बढ़ गए हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी होगी, सीखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मज़ीद अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को वैल्यू निकाले और फिर उसको मज़ीद कंसोलिडेट कैसे कर रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी में, मैं बता रहा हूँ I2A वाला सब्सिडरी वाला केस। I2A सब्सिडरी वाला बोलो, A2 सब्सिडरी वाला बोलो, या I2A जिसी को भी बोलो, हर तरीके के अंदर चीज़ एक ही हो रही होगी, हमारी एक ही तरीके से कैलकुलेशन हो रही होगी। अब जैसे कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी 1 जनवरी 20 पे, जो कि हमारी जिसमें होल्डिंग थी 10%, और जब हमने ये ख़रीदा था उसकी इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी समझो 100 रुपये। एक साल गुजरने के बाद, दैट इज़ ऑन 1 Jan 2021, हमने इसके अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके 60% पे आ गए। सही है, 60% पे आ गए। और जो हमारी ये वाली इन्वेस्टमेंट थी इस कंपनी के अंदर, आज उसकी इस डेट को जो फेयर वैल्यू चल रही है
फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वो है 150। तो अकॉर्डिंग टू हमें IFRS 9 क्या करना चाहिए था भाई, हम तो वही नॉर्मली करते कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट डेबिट कर रहे होंगे अपनी कितने से, 50 से, और अपना PNL या कंसोलिडेट रिजर्व या जो भी कहो अभी के लिए आप, क्योंकि हम कंसोलिडेट रिजर्व बार बार यूज़ कर रहे हो तो मैंने इसलिए लिख दिया है कंसोलिडेट रिजर्व एंड PNL अपना क्रेडिट कर रहे होंगे 50 से। अब चीज़ क्या आती है कि भाई अगर हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो अब ये हमारी सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि हमारी होल्डिंग आ गई है 60% की। तो अगर हमें गुडविल निकालनी है तो किस तरीके से हम गुडविल निकाल रहे होंगे। अब गुडविल देखो, बाकी चीज़ें जो होती है ना, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट और NCI निकल रहा होगा डब्बे, वो तो अपनी जगह, मेन चीज़ आ रही होती है गुडविल, क्योंकि इसके अंदर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट शो करनी होती है कि अपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी के अंदर, उसके बाद ही गुडविल निकल रही होती है। तो इसका समझने का तरीका ये है कि देखो हमारे पास ऑलरेडी 10% होल्डिंग थी, सही है। सोचो हम लोगों के पास एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, ये छोटी सी गाड़ी है, सही है। हमें अब जाके बड़ी गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, बड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम अपनी गाड़ी को बेचेंगे, जो पैसे आएंगे उसको प्लस करके ये वाली गाड़ी ले लेंगे। ऐसा ही है ना कि भाई अगर हमें छोटी से बड़ी गाड़ी पे ट्रांसफ़र होना है तो हम अपनी जाके मार्केट में छोटी गाड़ी बेचेंगे, जो उससे पैसे आएंगे और उसमें मिला के, मज़ीद पैसे मिला के बड़ी गाड़ी ले लेंगे। तो जब आप अपनी छोटी गाड़ी बेचने जा रहे होंगे मार्केट के अंदर, तो आपको 50 रुपये भी लग रहे होंगे, आपको 40 रुपये भी लग रहे होंगे, आपको 80 भी रुपये लग रहे होंगे। तो जहां आपको जो उसकी मैक्सिमम फेयर वैल्यू मिल रही होगी, जाहिर है आप उस पर ही बेच रहे होंगे। ये तो नहीं है ना आप बोलेंगे भाई मैंने 40 की ली थी, मैं तो अब 40 की ही बेचूंगा, भले उसकी जो भी फेयर वैल्यू। आप हमेशा जा रहे होंगे मैक्सिमम गेन की तरफ कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस गाड़ी को बेच के कितना पैसा मिल जाएगा। हमें पता लगा कि भाई जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 100 रुपये की, आज वो 150 की हो गई, ठीक है। तो अब ये 150 की जा रही होगी ना। अगर आज के टाइम आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस कंपनी में, अगर आप वो मार्केट में बेचने जाओगे तो अब वो बिकेगी जाके 150 की। तो अब बोलता है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको लेके आ जाओ जिस दिन आप एक्वायर करने जा रहे हो, एक्विजिशन डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे लेके आ जाओ अपनी, किसको, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को। मतलब कि जो कि 100 रुपये की थी अब उसको लेके आ जाओ 150 पे, और जो भी उसका गेन और लॉस आ रहा होगा फेयर वैल्यू पे लाते वक्त, वो आप कहाँ रखेंगे, PNL के अंदर। कहाँ लेके जाएंगे, PNL के अंदर। तो अब कैलकुलेशन कैसे हो रही होगी, तो हम क्या करेंगे अपनी फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे ले आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी एग्जांपल के हिसाब में वो जो 10% की होल्डिंग है वो कितने की हो गई, समझो 150 की। फिर हम लेके आएंगे नॉर्मली जब हमारा रूल होता है, क्या होता है कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, जो कि मज़ीद 50% हम ख़रीदने जा रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 300 रुपये। तो ये टोटल कितनी बन गई हमारी 60% इन्वेस्टमेंट की उस कंपनी के अंदर, 450 रुपये। कितने, 450 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब हम देख रहे होंगे कि भाई, फिर हम देख रहे होंगे अब ये गुडविल हम प्रोपोर्शनेट मेथड पे लेके आ रहे हैं या हम उसको फुल गुडविल मेथड पे लेके जा रहे हैं। प्रोपोर्शनल मेथड में हम क्या करते थे भाई, उसको जिसके नेट एसेट के थे वो प्रोरेट कर देते थे जितनी होल्डिंग हो रही होती थी। अगर फुल गुडविल मेथड है तो हम क्या करेंगे, एट फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन डेट, जो भी उसके अंदर होगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसमें से क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन माइनस कर देंगे जो भी उस कंपनी की नेट एसेट की वैल्यू आ रही होगी और फिर हम अपनी गुडविल पे पहुंच जाएंगे।
ये हमारी 60% होल्डिंग फेयर वैल्यू को मिला के हमारी कितनी 100% होल्डिंग हो गई। यहाँ पे ये भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट हम 100% माइनस कर रहे होंगे, गुडविल भी हमारी 100% के हिसाब से आ रही होगी। तो चीज़ें क्या पे हैं यहाँ पर, एक छोटा सा नोट लिख लेते कि भाई याद रखने के लिए कि हमें क्या करना होगा। whenever there is a change in status, ये मेन चीज़ है, we need to bring existing investment, क्या चीज़, we need to bring existing investment to its fair value with changes taken to P&L। लॉजिक क्या बताई थी भाई आपको, लॉजिक ये बताई थी कि हम छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पर जा रहे हैं। या आप एक और दूसरी लॉजिक से समझ लें कि भाई आपने अपनी इट्स लाइक यू सोल्ड योर एग्जिस्टिंग investment at fair value and bought it back immediately। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे बेची और वापसी वही इन्वेस्टमेंट उसी फेयर वैल्यू पे वापसी फौरन खरीद ली, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, जैसे कि एस कंपनी थी, एक्विजिशन डेट का हम नेट एसेट का डब्बा बनाते थे। क्या आता था, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा अगर कोई है, कोई रिटेन अर्निंग है, और फिर हमारे पास कुछ मिला जुला के हमारे पास क्या आ जाता था, टोटल नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाता। फॉर एग्जांपल ये है 4500, बल्कि इसको ले लो, अब 1000 रुपये था, ये था हमारे पास 2000 रुपये था। तो ये हमारी क्या निकलती थी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये हम F7 में करते थे। इसमें क्या चेंज है कि भाई यहाँ पे हमें फिगर नहीं दी हुई होगी, हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी। क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी भाई, हमारे पास मज़ीद 1500 रुपये की बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल ये थी हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट की एडजस्टमेंट, ठीक है। बस ये एक चेंज आ रहा होगा कि भाई हमारे अंदर हमें ये चीज़ खुद निकाल के देनी हो रही होगी। अच्छा, एक्विजिशन अकाउंटिंग, 12 मंथ रूल। अच्छा, एक रूल है कि स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी अगर आप कोई एक्विजिशन करने जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है उस कंपनी के हर एसेट की फेयर वैल्यू आपको उसी वक्त पता लग जाए। कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकती फ़ौरन, उसको वक्त लगता है, 6 महीने लगते, 8 महीने लगते, 10 महीने लगते, क्योंकि किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल वो चीज़ यूनिक हो, उसकी मार्केट रेडीली भी अवेलेबल नहीं हो, उसकी फेयर वैल्यू फ़ौरन पता नहीं लग सकती हो। कुछ होते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी आप वैल्यू एकदम से गैदर नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। वो एक्सपर्ट भी देखेगा अगर वो उसकी वैल्यू निकाल सकता है कि नहीं, बाहर की मार्केट चेक करनी पड़ेगी। तो देयर कैन बी अ डिफरेंट रीजंस। तो इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड कहता है कि सम टाइम it is impossible to compute fair value of S company
assets at acquisition date. For this, IFRS 3 has given 12-month पीरियड. क्या ये 12-month पीरियड के IFRS 3 बोलता है अगर आपको 12 महीने के अंदर उस एसेट की फेयर वैल्यू पता लग जाती है तो वो ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे आपको उसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे पता लग गई. क्या चीज़? अगर कोई एसेट जिसकी फेयर वैल्यू आपको नहीं मिल रही थी और विद इन 12 महीने वो मिल जाती है तो वो ऐसी ही ट्रीट होगी जैसे आपको उसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट वाले दिन मिल गई. जैसे हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं ना नेट एसेट के डब्बे में, तो वो ऐसी ही नेट एसेट के डब्बे में एडजस्ट हो रही होगी, उसका कोई मसला नहीं होगा. लेकिन अगर वो 12 महीने के बाद पता लगती है, क्या चीज़ 12 महीने के बाद पता लगती है, मतलब हमारा एक्विजिशन डेट से लेके रिपोर्टिंग पीरियड के बाद भी, तो फिर वो ऐसे ट्रीट होगी कैसे? पोस्ट पीरियड रिवैल्यूएशन. मतलब आफ्टर एक्विजिशन वो कंसोलिडेट होने के बाद वो नॉर्मली जैसे हम IAS 16 के अंदर ट्रीट कर रहे होते हैं कि रीवैल्यू हो रहा है हमारा एसेट, वो वैसे ही ट्रीट हो रही होगी जिसके अंदर हमारा एसेट डेबिट हो रहा होगा और रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो रहा होगा. If that fair value is available within 12 months of the acquisition date, then it will be treated as fair value adjustment of acquisition date. But if it comes after 12-month period, then it's a post period revaluation. सही है. अच्छा, अभी जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट टू सब्सिडरी था. इसी तरह अगर आपके पास एसोसिएट है तो आप एसोसिएट को भी अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे और सेम चीज़ हो रही होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करके फेयर वैल्यू ऑफ NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट करके गुडविल. इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट टू एसोसिएट आ रहे तो भी यही चीज़ होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ले आए और उसके अंदर अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि एसोसिएट के अंदर डाल रहे हैं वो डाल के आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आ जाएगी. तो एक्विजिशन के अंदर तो कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें एक ही तरीके से हो रही होगी. अच्छा, चेंज क्या है इसके अंदर? चेंज वो है रिलेटेड टू सब्सिडरी. जैसे कि हमारे पास है सब्सिडरी टू सब्सिडरी, हमारे पास 60% होल्डिंग थी, अब हमारे पास आ गई है 80%. अब इन दिस केस क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा स्टेटस के अंदर. नो चेंज इन स्टेटस. पहले भी सब्सिडरी थे, अब भी सब्सिडरी है. पहले भी कंट्रोल था, अब भी कंट्रोल है. पहले भी कंसोलिडेट हो रहा था, अब भी कंसोलिडेट हो रहा है. तो देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस, नाइदर एनी चेंज इन कंट्रोल. रियलिटी में क्या है ये? इन इकोनॉमिक रियलिटी this is the transaction between equity owners. क्या है भाई? इक्विटी ओनर्स के अंदर दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है. मतलब हमारे पास 60% होल्डिंग थी, हमें दिख रहा था भाई वो NCI बैठे हुए हैं, उनके पास अभी 20% होल्डिंग है, वो रेडी टू सेल है, अब उनको रखनी नहीं है, तो हम उनसे निगोशिएट करेंगे
कि भाई आप हमें दे दो, तो वो डील बनेगी, कितने पे दे रही है, कितने पे नहीं देना उनको। फेयर वैल्यू से ऊपर भी दे सकते हैं, फेयर वैल्यू से कम पे भी हमें मिल सकती है। वो नेगोशिएट हो के दरमियान हमारी ट्रांजैक्शन होगी, तो वो हम भी इक्विटी ओनर थे, वो भी इक्विटी ओनर थे। तो एक नॉर्मल सी हमारी इक्विटी टू इक्विटी ओनर ट्रांजैक्शन हो रही है, इससे ज़्यादा इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो अगर इक्विटी टू इक्विटी ट्रांजैक्शन हो रही है तो देयर विल बी नो गेन और लॉस इन पी एन एल। जाहिर है अगर कोई इक्विटी की चेंजेस है, इक्विटी की चेंजेस इक्विटी में जाएगी या पी.एन.एल में जाएगी। कोई भी इक्विटी के अंदर चेंज हो रहा होता है वो इक्विटी के अंदर ही डील हो रहा होता है। ये नहीं होता कि भाई वो उसमें गेन और लॉस हमारा पी.एन.एल में जा रहा होगा, वो विद इन इक्विटी रहेगा। जैसे अगर हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, उसमें हमारी कितने में हमने शेयर्स खरीदे होते हैं, तो जो भी डिफरेंशिएट आ रहा होता है वो शेयर प्रीमियम में आ रहा होता है। जो भी ट्रांजैक्शन फॉर इक्विटी है तो वो इक्विटी का गेन और लॉस विद इन इक्विटी ही आ रहा होगा हमारे पास। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा इस केस में? वी नीड टू कैलकुलेट डिक्रीज इन एनसीआई। ये डिक्रीज है भाई। कैसे भाई? पहले हमारे पास जब 60% होल्डिंग थी उस वक्त 40% एनसीआई था। अब हमारे पास 80% होल्डिंग है तो एनसीआई कितना हो जाएगा? 20%। तो हमें उस एनसीआई का डिक्रीज दिखाना होगा, अपनी डिक्रीज की कैलकुलेशन करके दिखाने होगा। और लास्ट चीज़ क्या है भाई? एनी चेंजेस टू बी बुक इन किसमें? इक्विटी के अंदर, दैट इज OCE अदर करके, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी करके शो कर दो। अब एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? पहले हमारे पास 60% होल्डिंग थी, अब हो गई है 80%। ठीक है, तो हमने क्या बोला? एनसीआई के साथ निगोसिएशन हुई, उनसे हमारी बातचीत हुई वगैरह वगैरह होके हम लोगों ने एक डील बनाई। तो क्या होगा भाई? हम उनको क्या देंगे? पैसे देंगे। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, जितने हमने उनको पैसे दिए होंगे। और होगा क्या? अब वो एनसीआई जो कि पहले इक्विटी में दिखाया जाता था, अब वो मज़ीद कम हो जाएगा। इक्विटी में दिखाया जाता था वो क्रेडिट चीज़ है, और एनसीआई जब कम हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा एनसीआई। अब कोई भी डिफरेंस आ रहा होगा इनके दरमियान। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट की वैल्यू चल रही थी 20,000 रुपये उनके शेयर्स की, क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए था मज़ीद, हमें उनकी होल्डिंग चाहिए थी मज़ीद। हमने क्या बोला? हम आपको दे रहे हैं कितने? 21,000 रुपये। कितने दे रहे हैं? 21,000 रुपये। तो जो भी डिफरेंशियल आ रहा होगा अब ये इक्विटी लॉस आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? इक्विटी लॉस आ रहा है। कितने का? 1,000 रुपये का। तो इक्विटी लॉस कहाँ पर आएगा हमारे पास? डेबिट हो रहा होगा OCE यहाँ पे, जो भी 1,000 रुपये का लॉस। और अगर हमने डील, मार्केट चली थी 20,000 रुपये की, हमने ख़रीद लिया उनसे पूरा का पूरा उनका 20% की होल्डिंग 19,000 रुपये में, तो हमें इक्विटी गेन मिल गया एक तरीके से। हमने कम में शेयर ले लिए, भारी चीज़ कम में ले ली हमने। तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इक्विटी यहाँ पे आ जाएगा एज अ अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। सही है। अब जैसे कि हमने कंपनी एक्वायर की थी, एक्विजिशन डेट थी हमारी 1 जनवरी 2019 की, जब हमारे पास थी 60% की होल्डिंग। फिर समझो 31 दिसंबर आ गया 20 का। यहाँ पे रिटेन अर्निंग थी हमारी 100 रुपये। यहाँ पे रिटेन अर्निंग थी हमारी
कितनी, 180 रुपये। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने मज़ीद स्टेप एक्विजिशन करके, स्टेप एक्विजिशन में ही मज़ीद उसकी होल्डिंग खरीद ली और अब हो गई हमारी होल्डिंग 80% की। तो यहाँ से लेके इस दिन से लेके हमारा इस दिन तक जो आएगा गेन पोस्ट रिटेन अर्निंग का, वो कितने पास आएगा हमारे पास, जो हमारा कंसोलिडेट रिजर्व में आ रहा होगा वो आ रहा होगा 80 इंटू 60% का, ठीक है। और जो NCI को मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा 80 इंटू 40% का, ऐसे ही है। ये शायद आ रहा होगा इनके पास 32 का, ये हमारा होगा 48 का। फिर हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर ली और 80% होल्डिंग आ गई हमारे पास। और अब हम आ गए 31 दिसंबर 21 पे, जहाँ पे रिपोर्टिंग डेट पे हमारे पास रिटेन अर्निंग आ रही है कितने की, 300 रुपये की। अब यहाँ से लेके यहाँ पे जो पोस्ट रिटेन अर्निंग आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है, 120 की। अब इस 120 के अंदर 80% हमारा होगा जो कि कंसोलिडेटेड रिजर्व में जा रहा होगा, 20% हमारे पास NCI के पास जा रहा होगा। तो कितना परसेंट बन रहा होगा हमारा, 24 ये बन रहा होगा हमारा। और बाकी जो भी डिफरेंशियल आ रहा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, समथिंग आपका 80% है, कितना बनेगा ये, तो 96 हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व के अंदर होगा। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि भाई अगर इस तरह की कोई कैलकुलेशन आ रही है तो हमें दिखाना होगा कि भैया पहले कितना रिजर्व था, अब हमारे पास कितना रिजर्व आएगा। इसी तरह जब हम डिस्पोजल पढ़ रहे होंगे उसके अंदर देखेंगे भाई पहले कंसोलिडेट होती थी, अब सिर्फ कंसोलिडेट नहीं हो रही, अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट रह गई। जब पहले सिर्फ कंसोलिडेट होती थी, पहले कंसोलिडेट रिजर्व आता था, पूरा हमारे साथ कंबाइन हो जाता था। अब सिर्फ हमारे पास इक्विटी अकाउंटिंग हो रही है एसोसिएट की, और सिर्फ हमारा अब हम अपने PNL के अंदर सिर्फ उनका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट शो कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें डिस्पोजल के अंदर मज़ीद आ रही होगी। लेकिन जो चीज़ हमारी स्टेप एक्विजिशन के अंदर थी वो यहाँ तक थी कि हमें देखना था कि भाई हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को कैसे फेयर वैल्यू पे लाके कैसे गेन और लॉस निकालना है और बाकी चीज़ें, फेयर वैल्यू नॉर्मली जो कंसोलिडेशन में होता है उसी तरीके से हो रहा होगा। बस एक हमारा जो चेंज आ रहा होता है ना वो आ रहा था, ये थ्योरी में ज़्यादा सवाल पूछ रहा होता है कि भाई अगर सब्सिडरी टू सब्सिडरी हो रहा है तो PNL में क्या गेन और लॉस जा रहा होगा। कि भाई हम बोलेंगे PNL में कोई गेन और लॉस नहीं जा रहा होगा क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द स्टेटस और कंट्रोल, इंस्टेड इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट बिटवीन equity owner. So any change or result or any change or any decrease or increase will be placed या will be posted in equity as other component of equity. तो इस तरीके से हमें डिस्कस करनी होगी चीज़ें, काउंटर क्वेश्चन करके काउंटर आंसर्स करने होंगे। बाकी चीज़ें डिस्पोजल की फिर मज़ीद आगे हम लोग कवर कर रहे होंगे।